Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the topic types of synergy. यानी कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के रेफरेंस में किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कितने टाइप्स की सिनर्जी को फोकस किया जा सकता है, इसको हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। कॉर्पोरेट सिनर्जी का मतलब क्या होता है? जब दो फर्म्स को कंबाइंड किया जाता है या मर्ज किया जाता है या फिर एक फर्म दूसरी फर्म को एक्वायर कर लेती है, तो उसके बेसिस पर वो दोनों फर्म्स जिस पर्टिकुलर बेनिफिट को गेन करते हैं या फिर गेन करने की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उन्हें हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का नाम देते हैं। एक्चुअली होता क्या है, इस सिनर्जिस्टिक इफेक्ट की वजह से ही जो फर्म्स हैं उनके ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग नेगोशिएशन की सिचुएशन क्रिएट होती है सेलर्स और बायर्स के बीच में। क्योंकि दो फर्म्स हैं, एक फर्म को पता है कि मेरे पास जो पर्टिकुलर यूनिक फीचर्स अवेलेबल हैं वो दूसरी फर्म के पास नहीं है, और दूसरी फर्म को पता है कि मेरे पास जो फीचर्स अवेलेबल हैं वो पहली फर्म के पास नहीं है। तो ये जो दोनों के यूनिक फीचर्स हैं ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट को क्रिएट करते हैं, और यही क्या बनते हैं, दोनों फर्म्स के बीच में ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग नेगोशिएशन को सेट करते हैं। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि जब दो कॉर्पोरेशंस एक दूसरे के साथ में मर्ज होती हैं या फिर एक फर्म दूसरी फर्म को एक्वायर कर लेती है, तो उसके बेसिस पर कितने टाइप्स की सिनर्जीज को फोकस किया जाता है। तो द वेरी फर्स्ट synergy is known as the marketing synergy. It refers to the marketing benefits that two parties in an merger and acquisition transaction may enjoy when promoting their products and services. These synergies include information campaigns, marketing tools, research and development, as well as marketing personnel. यानी कि जब दो पार्टीज मर्जर या एक्विजिशन को फोकस करती है और उसके बेसिस पर कंबाइंड होती हैं, तो उनके जो मार्केटिंग बेनिफिट्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करने के रेफरेंस में जो वो एंजॉय करते हैं, उनको हम मार्केटिंग सिनर्जी के नाम से जानते हैं। इस टाइप की सिनर्जीज में हम इंफॉर्मेशन कैंपेन्स, मार्केटिंग टूल्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इसके साथ साथ मार्केटिंग पर्सोनल को भी इंक्लूड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि एक आईटी कंपनी है, उसने एक स्मॉलर आईटी कंपनी को एक्वायर किया। ठीक है, एक लार्जर आईटी कंपनी है और उसने क्या करा है, एक स्मॉलर आईटी कंपनी को एक्वायर किया है। और ये जो स्मॉलर आईटी कंपनी है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है, ये इसका एक वीक पॉइंट है। लेकिन इसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है, जो स्मॉलर कंपनी है इसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है इसका, कि इसके पास क्वालिफाइड पर्सोनल है, मार्केटिंग टूल्स हैं और एक्सपीरियंस हैं, जिसके बेसिस पर ये अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकती है। और ये पर्टिकुलर जो फैसिलिटी है, ये जो यूनिक फीचर है, ये इस लार्ज आईटी कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर जो लार्ज आईटी कंपनी है वो इस स्मॉलर आईटी कंपनी को एक्वायर करने के बाद इसके मार्केटिंग बेनिफिट को एंजॉय करेगी, और इसकी जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं, जो उसके क्वालिफाइड पर्सोनल्स हैं, जो मार्केटिंग टूल्स ये यूज़ कर रही है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को मार्केट करने में, जो इसका सेलिंग एक्सपीरियंस है, इसका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करते हुए ये जो लार्जर कंपनी है वो अपनी पब्लिक इमेज को बूस्टअप करेगी और उसके हिसाब से नई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डेवलप करेगी, फॉर्मुलेट करेगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को ऐड किया जा सके। तो इस तरीके से एक स्मॉलर कंपनी को एक्वायर करते हुए लार्जर कंपनी क्या कर रही है, मार्केटिंग सिनर्जी को गेन कर रही है। दैट इज क्लियर। सेकेंड टाइप इज द रेवेन्यू सिनर्जी। अब रेवेन्यू सिनर्जी क्या होती है? व्हेन टू कंपनीज मर्ज दे ऑफन बिकम सिनर्जिस्टिक by virtue of generating more revenues than the two independent companies could produce on their own. The merged company may gain access to more products and services to sell through an extensive distribution network. यानी कि जब दो कंपनीज एक दूसरे के साथ में मर्ज होती हैं तो एक सिनर्जिस्टिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और ये जो सिनर्जिस्टिक सिचुएशन है वो क्रिएट कैसे होती है, ये दो इंडिपेंडेंट कंपनीज हैं, अगर इंडिपेंडेंट रहते हुए ये जितना अर्न कर सकती थी रेवेन्यू को, अब वो कंबाइन होने के बाद वो उससे ज़्यादा रेवेन्यू को जनरेट कर सकती हैं, और इसी वजह से इनका जो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है वो एग्जिस्ट हो जाता है और रेवेन्यू सिनर्जी यहाँ
क्रिएट हो जाती है। इसके साथ साथ जो मर्ज कंपनी है वो एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बेसिस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सेल कर सकती है। ये बेनिफिट मिलेगा क्योंकि जो दो कंपनीज हैं इनका अपना अपना सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा। जब ये दो कंपनीज मर्ज हो गई तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक्सटेंसिव वे में स्प्रेड हो चुका है। अब ये स्प्रेड और एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का यूज करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू को गेन कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। इसी वजह से रेवेन्यू सिनर्जी एग्जिस्टेंस में आ जाती है। एक साथ साथ जो कंपनी है यानी कि जो नई कंपनी बनी है मर्ज होने के बाद, the company will also benefit from a larger number of sales representatives to sell more products than they previously owned before the merger. Also, the merged company will incur fewer costs of marketing and distribution due to the corporate synergies. तो corporate synergies की वजह से जो इनकी कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कम हो जाएगी और उसके साथ साथ जो इनके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी नंबरिंग बढ़ जाएगी क्योंकि मर्ज होने के बाद हर दोनों कंपनी के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स जब मर्ज होंगे तो इनके पास एक लार्जर नंबर ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की टीम तैयार हो जाएगी जो मार्केट में इनके द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में सेल करेगी और इससे इनको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट होगा। तो इस तरीके से रेवेन्यू सिनर्जी एग्जिस्टेंस में आती है। दैट इज क्लियर। नाउ कम टू द थर्ड वन। द वेरी थर्ड वन इज द फाइनेंशियल सिनर्जीज। फाइनेंशियल सिनर्जीज का मतलब क्या होता है? The combined entity also stands to benefit from various financial synergies such as access to debt, tax savings, and cash flows. A merged company achieves a strong asset base inherited from the former companies, which allows the former companies to access credit facilities and use the combined assets as collateral. ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया। जब कंबाइंड एंटिटी है तो इसको वेरियस फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज का भी बेनिफिट मिलता है, जैसे कि अब ये ज़्यादा से ज़्यादा डेट को फॉलो कर सकती है, टैक्स सेविंग इसकी ज़्यादा होगी, कैश फ्लोज इसका बढ़ जाएगा। जब हम दो सेपरेट कंपनीज की बात करते हैं तो इंडिविजुअल बेसिस पर इनको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन कंबाइंड बेसिस पर ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की वजह से इनके द्वारा जो टैक्स पे किया जाएगा वो इंडिपेंडेंटली ये जो पे कर रही थी उसके कॉम्बिनेशन से भी कम होगा। तो ये फाइनेंशियल सिनर्जी हो गई। इसके साथ साथ इनके पास जो असेट बेस इनका बढ़ चुका है उस असेट बेस के स्ट्रांग होने की वजह से ये फॉर्मर अपनी पोजीशन के कंपैरिजन में ज़्यादा से ज़्यादा डेट को एसेस कर सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट फैसिलिटीज़ को ये एसेस कर सकती हैं और जो इनकी कंबाइंड एसेट्स हैं इनको एक कोलेटरल के बेसिस पर भी ये यूज़ कर सकती हैं। तो ये क्या क्रिएट कर रहा है? दिस इज क्रिएटिंग द फाइनेंशियल सिनर्जीज आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ द two firms. Also, it reduces the level of gearing since the company can use debt rather than equity. That reduces the percentage of ownership stakes of the founder or owners. यानी कि जो इनका लेवल ऑफ गियरिंग है वो भी रिड्यूस होता है कॉम्बिनेशन के बाद। तो ये भी फाइनेंशियल सिनर्जी को डिफाइन कर रही है। इट इज अकरिंग ड्यू टू द फाइनेंशियल सिनर्जी जिसकी वजह से इनका लेवल ऑफ गियरिंग रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ जो कंपनी है लेवल ऑफ गियरिंग के रिड्यूस होने की वजह से डेट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकती है इक्विटी के कंपैरिजन में, यानी कि इक्विटी से ज़्यादा ये डेट का यूज़ कर सकती है क्योंकि इसका असेट बेस बढ़ चुका है। इसके बेसिस पर ये ज़्यादा से ज़्यादा डेट को या क्रेडिट फैसिलिटी को एसेस कर सकती है और इसके साथ साथ जो परसेंटेज है ऑनरशिप स्टेक्स की इसके फाउंडर की या इसके ओनर्स की उसको भी रिड्यूस कर सकती है। इसके साथ साथ जो मर्ज कंपनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स ब्रेक को एंजॉय कर सकती है और पहले के मुकाबले कम टैक्स पे करेगी। अगर इन दोनों फॉर्मर कंपनीज को मर्जर से पहले हम कंपेयर करें तो जितना ये इंडिविजुअल बेसिस पर पे कर रही थी कंबाइंड होने के बाद उसके कंपैरिजन में इनको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। लास्टली एक पॉइंट और रहता है इसके रेफरेंस में जो फाइनेंशियल सिनर्जी को प्रूफ करता है। व्हेन अ कैश रिच कंपनी एक्वायर्स अ कैश स्टार्व्ड कंपनी द फॉर्मर कैन इन्वेस्ट इन द रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ द लेटर। यानी कि जब एक कैश रिच कंपनी यानी कि जिसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है वो ऐसी कंपनी को एक्वायर करती है जिसके पास कम क्वांटिटी में रिसोर्सेज अवेलेबल है या जिसके पास कैश की कमी है। तो क्या कर सकती है? जिसके पास कैश अवेलेबल है वो रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा
बेनिफिट को अर्न कर सकती है और इस तरह से कंबाइंड ऑपरेशन के बेसिस पर इनका रेवेन्यू जनरेशन और बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ क्या क्रिएट हो गई? दिस इज ड्यू टू द फाइनेंशियल सिनर्जी विच इज बेनिफिटिंग द ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर मर्जर और एक्विजिशन। दैट इज क्लियर। फोर्थ सिनर्जी इज दैट इज नोन एज द मैनेजमेंट सिनर्जी। होता क्या है, जब दो कंपनीज मर्ज होती हैं तो यहां मैनेजमेंट का एक रीऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन ए, ऑर्गेनाइजेशन बी, दोनों को मर्ज किया गया। तो मर्ज होने के बाद इनका जो मैनेजमेंट है इंडिविजुअल, इसको भी रीऑर्गेनाइज किया जाता है और रीऑर्गेनाइजेशन के बाद एक नई मैनेजमेंट टीम को डेवलप किया जाता है। अब जो मैनेजमेंट टीम के मेंबर्स हैं उनके गोल्स और कैरेक्टर्स डिफाइन करेंगे कि जो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्रिएट हो रहा है इसकी वजह से वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। अब मैं पॉजिटिव और नेगेटिव की बात क्यों कर रहा हूं? मान लीजिए कि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट पॉजिटिव है, यानी कि जो दोनों पार्टीज की तरफ से मैनेजमेंट टीम्स हैं वो मर्जर के बाद एक दूसरे के साथ में हार्मोनी और कॉपरेशन के साथ में वर्कआउट करती हैं, तो इससे कंपनी को फायदा होगा। कंपनी विल एक्सपीरियंस बेटर सर्विस डिलीवरी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इंप्रूवमेंट इन एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड मच मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोइंग द बिजनेस। ऑल्सो अ मर्जर कैन रिड्यूस जॉब डुप्लीकेशन एंड मल्टीपल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि अगर हार्मोनी के साथ में दोनों मैनेजमेंट टीम्स वर्कआउट कर रही होंगी तो इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ऑर्गेनाइजेशन की जो सर्विस डिलीवरी है वो पहले से बेटर हो जाएगी, रिसोर्सेज को और ज़्यादा प्रॉपर वे में यूटिलाइज किया जाएगा, एम्प्लॉय के मोटिवेशन को और ज़्यादा इंप्रूव किया जाएगा और बिजनेस को ग्रो करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ का एडवांटेज लिया जाएगा। इसके साथ साथ जॉब डुप्लीकेशन को रिड्यूस किया जाएगा और मल्टीपल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को भी रिड्यूस किया जाएगा। ये बेनिफिट मिलेंगे अगर दोनों मैनेजमेंट मर्जर के बाद एक दूसरे के साथ में हार्मोनी के साथ में वर्कआउट करेंगे। लेकिन अगर मैं इसकी अपोजिट बात करूं, दोनों मैनेजमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा क्रिएट रहेंगे, तो ये नेगेटिव सिनर्जी इफेक्ट को डिफाइन करेगी। उस केस में रिसोर्सेज को आप प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, सर्विस डिलीवरी आपकी बेटर की जगह वर्स हो जाएगी, एम्प्लॉय का मोटिवेशन डाउन होता चला जाएगा और अगर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी भी तो उसको आप प्रॉपरली बेनिफिट उसका नहीं ले पाओगे। जॉब ज़्यादा से ज़्यादा डुप्लीकेशन रहेगा और कन्फ्यूजन रहेगा डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के रेफरेंस में। तो इस तरीके से डिपेंड करता है एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन। अगर पॉजिटिव है तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं और मैनेजमेंट सिनर्जी वहाँ क्रिएट हो जाती है, और अगर नेगेटिव इफेक्ट आता है तो उसकी वजह से बहुत सारे लॉस भी हो सकते हैं। दैट इज क्लियर। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिनर्जी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ओके, थैंक यू।